नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा। इस केस 13/19 में अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा द्वारा नियुक्त लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी हूं और इस केस में मैं वर्बल आर्गुमेंट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस केस में मैं ये बात बताना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि माननीय न्यायाधीश महोदय रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस ने एक इनकम्प्लीट क्लेम पिटीशन आर्बिट्रेशन कोर्ट में सबमिट की थी, जिसमें वकील श्री जीएन गुप्ता का कोई वकालतनामा नहीं था। वकील जीएन गुप्ता रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के बिहाफ पर रिप्लाई, रिटर्न सबमिशन, आर्गुमेंट करने के लिए ऑथराइज नहीं थे। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने आर्बिट्रेटर शैलेश गुप्ता की आर्बिट्रेशन कोर्ट में दर्ज की गई रिटर्न सबमिशन और नोटरी भी नोटरी से अटेस्टेड नहीं थी, न ही ऑथ कमिश्नर से अटेस्टेड थी। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा एफिडेविट भी संलग्न नहीं था और तर्क में रिस्पोंडेंट नंबर 1 डीसीटी कोर्ट में इन बिंदुओं पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया है रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने कि क्यों क्लेम पिटीशन किसी ऑथ कमिश्नर से या नोटरी से प्रमाणित नहीं थी। रिस्पोंडेंट नंबर 1 डीसीटी कोर्ट में यह भी बताने में असफल रहे हैं कि रिटर्न सबमिशन के साथ कोई एफिडेविट, कोर्ट फीस या पे स्लिप संलग्न क्यों नहीं थी। इस प्रकार का कोई वेरिफिकेशन लेटर संलग्न क्यों नहीं किया गया जिससे यह पुष्टि की जा सके कि क्लेम सच्चा है और चाणक्य सीजीएचएस के एक्चुअल अकाउंट रिकॉर्ड्स पर आधारित है। यह इनकम्प्लीट इलीगल क्लेम पिटीशन है तथा इस इलीगल क्लेम पिटीशन के आधार पर पास किया गया अवार्ड भी इलीगल है। इसके सपोर्ट में गंगाराम बंदेल वर्सेस रश्मि परिहार का हाई कोर्ट का जजमेंट कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इन्हीं कानूनी बिंदुओं के आधार पर पिटीशन को डिसमिस किया था। नंबर 2 पॉइंट आर्गुमेंट का, रिस्पोंडेंट नंबर 2 शैलेश गुप्ता जी ने अपीलकर्ता को रिटर्न सबमिशन प्रस्तुत करने हेतु सिर्फ 7 दिन दिए थे, जबकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस को 1 महीने का समय दिया गया, जबकि कानून के अनुसार कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए रिटर्न सबमिट करने के लिए, परंतु अपीलकर्ता को 15 दिन का समय नहीं दिया गया। इस प्रकार रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने श्री शैलेश गुप्ता आर्बिट्रेटर जी ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में इलीगलिटी करी। डीसीएस दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 2003 में बताए गए रूल नंबर 84(9) डीसीएस 2007 और के कानूनों का पालन नहीं किया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 शैलेश गुप्ता जी ने आर्बिट्रेटर जी ने अपीलकर्ता को 22 नवंबर 2018 को समन किया था और 25/11/2018 को अपीलकर्ता को समन लेटर मिला था, जिसमें पहली डेट दिनांक 30 नवंबर 2018 को दी गई थी, जबकि डीसीएस नियम 2007/84(9) के अनुसार आर्बिट्रेटर को फर्स्ट हियरिंग से 15 दिन पूर्व समन करना चाहिए। अपीलकर्ता ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 से रिक्वेस्ट की थी कि वे रिटर्न सबमिशन सबमिट करने के लिए तैयार नहीं है, परंतु रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री शैलेश गुप्ता जी ने अपीलकर्ता को धमकी दी कि अगर अगले 7 दिन में रिटर्न सबमिशन नहीं दी तो वह बिना रिटर्न सबमिशन के भी अवार्ड पास कर देंगे। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी रिटर्न सबमिशन 26 दिसंबर 2018 को 1 महीने के पश्चात आर्बिट्रेशन कोर्ट में सबमिट की और यह एक पक्षपात है और भारत की पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। भारत की पब्लिक पॉलिसी सेक्शन 34(2)(b) के नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से पास किया गया अवार्ड भी गैर कानूनी होता है और यह अवार्ड रद्द करने लायक है। तीसरा तर्क यह है कि डीसीएस रूल 2007 के रूल नंबर 88 के अनुसार अधिकतम आर्बिट्रेशन फीस 5,000 रुपए है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सेवा प्रदाताओं ने अपनी रिप्लाई में यह स्वीकार किया है कि आर्बिट्रेशन फीस 10,000 रुपए है, जो कि फैब्रिकेटेड क्लेम अमाउंट के साथ जोड़ी गई है, जबकि एक्चुअल आर्बिट्रेशन फीस डीसीएस रूल 2007 के रूल नंबर 88 के अनुसार अधिकतम आर्बिट्रेशन फीस 5,000 रुपए है। इस प्रकार के रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री शैलेश गुप्ता जी ने कानून से द्वारा निर्धारित आर्बिट्रेशन फीस 5,000 रुपए से अधिक फीस 10,000 रुपए मांगी है, जो कि एक गैर कानूनी है। इस प्रकार से आर्बिट्रेशन कोर्ट में आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता जी ने डीसीएस 2003 के नियम कानूनों का पालन नहीं किया है और गैर कानूनी तरीके से पास किया गया यह अवार्ड भी गैर कानूनी है और रद्द करने योग्य है। मेरा चौथा तर्क यह है कि डीसीएस एक्ट 2003 के सेक्शन 7 सब सेक्शन 4C का यह नियम है कि क्लेमेंट को क्लेम पिटीशन देर से जमा करने के कारण स्पष्ट करने चाहिए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने आर्बिटर प्रोसीडिंग में अपीलकर्ता के इन ऑब्जेक्शंस पर रिप्लाई नहीं किया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने विवाद के प्रारंभिक वर्षों
2003 से क्लेम पिटीशन संबंधित मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया और विवाद प्रारंभ होने के लगभग 12 वर्षों के उपरांत 2015 में इतने विलंब के साथ क्लेम पिटीशन फाइल क्यों की। रिस्पोंडेंट नंबर 2 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने इस पर मौन धारण रखा। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपने आर्बिट्रल अवार्ड में अपीलकर्ता के इन ऑब्जेक्शंस तथा अपने जुडिशियल व्यूज का कहीं वर्णन नहीं किया है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मिस्टर संजय किशन कौल का वर्धमान कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस अनिल कुमार में स्पष्ट ऑर्डर है कि पहले लिमिटेशन के मुद्दे को तय किया जाए और किसी प्रकार के विलंब का कारण बताना आवश्यक है कि क्लेम पिटीशन देर से क्यों फाइल की गई। मेरा 5वां तर्क इस पर आधारित है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सर्विस प्रोवाइडर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता ने दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं किया और आरसीएस के रूल्स को फॉलो नहीं किया, जबकि अपीलकर्ता ने आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की डेट 30 नवंबर 2018, 7 दिसंबर 2018 को भी रिस्पोंडेंट नंबर 2 से अकाउंट बुक्स कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग की थी, परंतु रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री शैलेश गुप्ता ने कोई ऐसा दिशा निर्देश रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सेवा प्रदाताओं को नहीं दिया, न ही उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सर्विस प्रोवाइडर्स ने कोई अकाउंट बुक्स उपरोक्त तिथियों में 30 नवंबर 2018 और 7 दिसंबर 2018 व 5 जनवरी 2019 को लेकर आए। उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी अकाउंट बुक्स आर्बिट्रल कोर्ट के अंदर नहीं दिखाई, न लेकर आए, न रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने देखी। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस एवं रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री शैलेश गुप्ता ने अपीलकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई इलीगल फैब्रिकेटेड फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज पर मौन धारण रखा। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपीलकर्ता के ऑब्जेक्शंस का कोई रिप्लाई नहीं किया और क्लेम रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज से संबंधित चाणक्य सोसाइटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में नहीं दिखाए, न ही सबमिट किए। रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता जी ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस की सेवा प्रदाताओं की डिस्प्यूट से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रमाण जैसे कैश बुक, लेजर बुक, जर्नल बुक, बाउचर बुक, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, रिसिप्ट बुक, बिल बुक, बैंक की स्टेटमेंट इत्यादि प्रस्तुत करने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए, जिससे एक्चुअल प्रिंसिपल क्लेम अमाउंट निर्धारित किया जा सके। अपितु रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता ने शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस सेवा प्रदाताओं द्वारा मांगी गई भारी भरकम चक्रवर्ती ब्याज से युक्त क्लेम अमाउंट को ज्यों का त्यों अपने अवार्ड में कॉपी पेस्ट किया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने मामले की गहराई को जाने बिना, फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज के मुद्दे का निरीक्षण किए बिना एक गैर कानूनी अवार्ड पास किया जो सिर्फ और सिर्फ रद्द होने के लायक है। वर्ष 2015 से अब तक क्लेम पिटीशन का यह मुकदमा डिप्टी रजिस्ट्रार कोर्ट श्री जीएस अग्रवाल जी, आर्बिट्रेशन कोर्ट श्री डॉक्टर बीएस बनर्जी जी, डीसीटी कोर्ट एवं शैलेश गुप्ता की आर्बिट्रेशन कोर्ट में कई बार प्रस्तुत हुआ, परंतु किसी भी कोर्ट में रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी अकाउंट बुक्स, बाउचर बुक्स, जर्नल बुक्स, रिसीव बुक, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि अकाउंट संबंधित दस्तावेज, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कभी भी सबमिट नहीं किए हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के संचालक अपीलकर्ता की सही एक्चुअल बिल जारी करने, फ्लैट D502 की मूलभूत सुविधाएं वंचित करने के विरोध व अन्याय के विरुद्ध उठाई गई आवाज को दबाने का पुरजोर प्रयास करते रहे हैं और आज भी अन्याय के विरुद्ध उठाई गई आवाज को दबाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स की नहीं, एक डिक्टेटर की भूमिका निभा रहे हैं और अपीलकर्ता व उसके परिवार से अपने मनगढ़ंत भारी भरकम बिलों का भुगतान करवाते हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स कभी अपने पानी, बिजली इत्यादि बिलों की यूनिट कॉस्ट नहीं बताते हैं और कभी यह भी नहीं बताते हैं कि इनको पानी का बिल दिल्ली जल बोर्ड से कितना जारी हुआ है और यह प्रति फ्लैट उसको किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार बिजली के बीएसीएस से किस यूनिट पर बिजली खरीदते हैं और निवासियों को कितने रुपए यूनिट पर चार्ज करते हैं। डीसीएस एक्ट 2003 के अनुसार सोसाइटी के अकाउंट बुक्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना कि कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि सोसाइटी के निवासी की मांग पर दिखाए जाने चाहिए ताकि असल एक्चुअल बिल्स के बारे में पता चल सके। परंतु रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के भ्रष्ट सेवा प्रदाता
हिसाब मांगने पर सदैव हिसाब से संबंधित फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स छिपाते आए हैं। अपीलकर्ता सदैव फेयर रीजनेबल चार्जेस का भुगतान करने के पक्ष धर रहे हैं, परंतु अपीलकर्ता इस बात पर अडिग हैं कि वह अनफेयर फैब्रिकेटेड इन्फ्लेटेड बिल्स का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज के प्रमाण अपील के पेज नंबर 14 से 15 पर वर्णित हैं। फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 इन डीसीटी कोड, ये छठा आर्गुमेंट है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सेवा प्रदाताओं ने डीसीटी कोर्ट में झूठा स्टेटमेंट दिया है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री शैलेश गुप्ता जी के समक्ष सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाया था, परंतु यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 2003 से 2018 के मध्य के अकाउंट बुक, जनरल बुक, वाउचर इत्यादि ना तो ये लेकर आए, ना ही रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर महोदय श्री शैलेश गुप्ता ने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, वाउचर, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट्स इत्यादि कोई चेक किए हैं, ना ही उन्होंने इनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक किए हैं। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस ने डीसीटी कोर्ट में तथ्यों को छुपाकर डीसीटी कोर्ट को गुमराह किया है और यहाँ चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर्स ने सीआरपीसी 340 के सेक्शन 182 के अनुसार पर्जरी की है। मेरा सातवां तर्क यह है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी डिनाई टू शो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस हमेशा से अपराध बोध होने के कारण अपीलकर्ता द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल, वाउचर, बैलेंस शीट इत्यादि मांगने पर, इनकी कॉपी मांगने पर कभी नहीं दिखाते हैं। अपीलकर्ता ने इसके लिए आरसीएस ऑफिस में 2 बार आरटीआई फाइल की, डीसीएस सेक्शन 139 के अंतर्गत एप्लीकेशन भी दी, परंतु रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस ने कोई हिसाब की किताब नहीं दिखाई। बस एक बार आरसीएस ऑफिस ने रिप्लाई किया था जिसमें यह बताया गया था कि चाणक्य सीजीएचएस की वर्ष 2003 से 2013 तक की कोई ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ऑफिस में नहीं है। दूसरी बार आरटीआई फाइल करने पर अपीलकर्ता को रजिस्ट्रार ऑफिस से यह जवाब मिला कि अपीलकर्ता मेंबर नहीं है, अतः सोसाइटी के हिसाब से संबंधित फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं ले सकते हैं। परंतु यही वो आरसीएस ऑफिस है जो क्लेम अमाउंट लेने के लिए अपीलकर्ता को मेंबर समकक्ष मान लेता है और यह दोहरे मापदंड है। अपीलकर्ता द्वारा चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से संबंधित सूचना प्राप्त करने के प्रमाण पेज नंबर 97, 106, 108, 111, 114, 139, 160 पर अंकित हैं। आरसीएस एवं डीसीटी कोर्ट और आर्बिट्रेशन कोर्ट में यही सूचना प्राप्त किए जाने के प्रमाण अपील के पेज नंबर 31 से 38, 102, 103, 110, 114 पर अंकित हैं। अंडर रूल 51(6) ऑफ दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2007 के अनुसार रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सेवा प्रदाताओं को नियमित रूप से बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि पब्लिक डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने चाहिए। यह सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं सोसाइटी की वेबसाइट पर होनी चाहिए, परंतु रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं और हिसाब मांगने पर ये कोर्ट में भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। संलग्न है डीसीटी कोर्ट का ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2014 का डीसीटी 2542 जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, और आरसीएस 9 सितंबर 2015 का 188 का सर्कुलर, जिसके अंतर्गत दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों को, सभी सोसाइटियों को अपनी सभी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी यह बात अखबार में सार्वजनिक करते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार से प्याज कितने रुपए किलो में खरीदी है और दिल्ली की जनता को कितने रुपए में बेची है। जब पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री प्याज की यूनिट कॉस्ट की वित्तीय सूचना सार्वजनिक कर सकते हैं, तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ऑफिस से रेगुलेट होने वाली कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी सूचनाएं सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकती हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक नहीं करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट आचरण वाली मंशा ही है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी द्वारा सार्वजनिक की गई प्याज की क्रय विक्रय की अखबार की फोटो मैं संलग्न कर रहा हूं। आठवां तर्क मेरा ये है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री शैलेश गुप्ता जी को रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी द्वारा कोई अकाउंट बुक्स, जर्नल, वाउचर, कैश बुक, ऑडिट रिपोर्ट, बिल बुक, रिसीव बुक, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट दिखाई नहीं दिए, ना ही
रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता ने इन बुक ऑफ अकाउंट से क्लेम के प्रिंसिपल अमाउंट की कोई गणना की। रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता ने कोई पृथक से सिंपल इंटरेस्ट की गणना भी नहीं की। रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री शैलेश गुप्ता ने दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट के दिनांक 17 मई 2018 के आदेश में वर्णित दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं किया, न ही डीसीएस रूल 2007 के रूल 84(9)B में वर्णित नियमों का पालन किया, जबकि डीसीटी कोर्ट के ऑर्डर डीसीएस रूल 84(9)B दोनों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि आर्बिट्रेटर को क्लेम अमाउंट सुनिश्चित करने से पूर्व क्लेम संबंधित सभी अकाउंट बुक्स जैसे जर्नल, बाउचर, कैश बुक, बिल बुक, रिसीप्ट बुक, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन कर लेना चाहिए। परंतु रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर महोदय श्री शैलेश गुप्ता ने क्लेम अमाउंट से संबंधित इस महत्वपूर्ण स्टेप का कोई पालन नहीं किया, जो कि फेयर असेसमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता ने डीसीटी कोर्ट के 17 मई 2018 के आदेश की अवहेलना की है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 एवं रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने दोनों ने ही डीसीटी कोर्ट के 17 मई 2018 के ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है, जिसमें क्लेम अमाउंट के फेयर असेसमेंट की मांग संबंधी निर्देश हैं एवं आर्बिट्रेटर क्लेम पिटीशन से संबंधित सभी बुक और डॉक्यूमेंट्स को समन करना चाहिए, डिफिशियंसी ऑफ सर्विस जैसे किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर शैलेश गुप्ता ने अपीलकर्ता के डिफिशियंसी ऑफ सर्विस और हैरेसमेंट के मुद्दे को एड्रेस नहीं किया। D502 फ्लैट के मूलभूत सुविधाएं वंचित करने व उत्पीड़न से संबंधित अवार्ड का कहीं पर कोई वर्णन नहीं है और न ही उससे संबंधित कोई रिलीफ दिया गया। इस प्रकार से आधा अधूरा अवार्ड भारत की पब्लिक पॉलिसी सेक्शन 34(2)B के विरुद्ध है, जिसमें इक्वेलिटी का महत्व दिया गया। अतः इस अवार्ड को रद्द करने की कृपा करें। मैं अभी आपको डीसीटी कोर्ट का 17 मई 2018 का जजमेंट दिखाता हूं, जिसमें ये लिखा हुआ है साहब। इसके ये पेज नंबर अपील 13/19 के पेज नंबर 10 से 17 के बीच में है। ये ऑर्डर पास हुआ था 17 मई 2018 का और इसमें साफ लिखा हुआ है और ये ऑर्डर पास हुआ है कश्यप सर की कोर्ट में और इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 के अंदर, रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि स्वर्गीय अपीलकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा इज नॉट रिफ्यूजिंग टू पे फेयर चार्जेस बट इज ओनली आस्किंग फॉर फेयर असेसमेंट ऑफ चार्जेस। फिर अगला पॉइंट है 7, जिसमें साफ लिखा है, जिसमें आर्बिट्रेटर के बारे में लिखा है, इनफैक्ट आर्बिट्रेटर हैड टू समन ऑल द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट विच ही फेल्ड टू डू। ये डॉक्टर BS बनर्जी के संदर्भ में बोला गया है कि उनको सब डॉक्यूमेंट्स और बुक्स जो डिस्प्यूट से रिलेटेड थे समन करने चाहिए थे। पॉइंट नंबर 11 में एक बात और लिखी हुई है, जिसमें डॉक्टर BS बनर्जी के एक निर्देश की बात की गई है। साफ लिखा हुआ है, Dr. B.S. Banerjee recorded that the interest charged from the defendant, respondent number 2, does not stand the test of actual claim refuted by deficiency of services, nor such claim of interest is supported by any authority from the claimant society. Therefore, the interest was declined. Point number 12 में लिखा है, arbitrator had all the powers vested in him and should have directed the parties to produce their documentary evidences as well as to produce the witnesses, if any. Arbitrator was required to decide the disputes or issues and was not required to leave them undecided. Arbitrator has failed to exercise his jurisdiction by leaving the dispute issues undecided. और यही बात उस समय भी हुई थी कि उनको सब समन करने चाहिए थे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, फिर उसके बाद में डिसाइड करना चाहिए था और कोई डिफिशियंसी ऑफ सर्विस का मुद्दा नहीं छोड़ना चाहिए था, जो कि उन्होंने छोड़ा था। और इसी आधार पर आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो पास जजमेंट था डॉक्टर BS बनर्जी का, इसी आधार पर ही रद्द कर दिया गया था। और यही बात फिर दोबारा रिपीट हुई है मिस्टर शैलेश गुप्ता जी की कोर्ट में। उन्होंने कोई डिफिशियंसी ऑफ सर्विस के बारे में किसी भी मुद्दे को उन्होंने बात नहीं करी है, उस पर कोई संबंधी कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया। In our considered view, it is not proper adjudication of the reference, and arbitrator passed a non-speaking award, granting certain lump sum amount, and award did not contain any decision.
ये सर टी.एस. कश्यप और सर कैलाश चंद्र जी की कोर्ट में 17 मई 2018 को यह पास हुआ था। अब मेरा 9वां तर्क ये है क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट पर। क्लेम अमाउंट के ब्याज देने के संबंध में अपीलकर्ता ने अपील के पेज नंबर 37 एवं 39 पर स्पष्ट तर्क किया है कि क्लेम का जब प्रिंसिपल अमाउंट ही विवादित है तो क्लेम के प्रिंसिपल अमाउंट पर अर्जित ब्याज के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। और अन्य तर्क यह भी है कि जब दोनों आर्बिट्रेटर डॉक्टर बी.एस. बनर्जी और दूसरे आर्बिट्रेटर शैलेश गुप्ता जी ने आर्बिट्रेशन की अवधि में क्लेम के प्रिंसिपल अमाउंट को सुनिश्चित ही नहीं कर पाए तो दोनों आर्बिट्रेटर की अक्षमता का भार रूपी आर्थिक दंड स्वर्गीय अपीलकर्ता के परिवार को क्यों मिले। डीसीएस रूल्स 102(5) के अनुसार क्लेमेंट सोसाइटी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर सकती। और ये तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले जा रहे हैं और वो फैब्रिकेटेड अमाउंट पर। इनको तो यही नहीं पता प्रिंसिपल अमाउंट कैसे बना है, बस इनको तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने के द्वारा हिसाब नहीं दिखाने और बिना हिसाब के आर्बिट्रेटर द्वारा क्लेम पास करने की प्रक्रिया के स्वरूप ब्याज रूपी भार स्वर्गीय अपीलकर्ता के परिवार पर डालना न्याय संगत तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्ष 5 अगस्त 2015 से क्लेम से संबंधित याचिका अभी तक न्यायालय में लंबित है और अनेकों बार आर्बिट्रेटर और न्यायिक कर्मियों की अक्षमता के कारण यह अभियोग डीसीटी कोर्ट में दूसरी बार आया है। इसमें समय की बर्बादी अकुशल इनकॉम्पिटेंट आर्बिट्रेटर्स की वजह से हुई है, जिन्होंने जानबूझकर डीसीएस 84(9)(b) के रूल का पालन नहीं किया है, कोई दस्तावेज नहीं मंगाए हैं, ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट सुनिश्चित किया है, ना उन्होंने चेक कराया कि कोई क्लेम है या नहीं है। उन्होंने 2015 से क्लेम पिटीशन अभी भी लंबित है, तो इस प्रकार से जो न्यायालय के अंदर चीज है उस पर ब्याज का दावा गैर कानूनी है और न्याय संगत भी नहीं है, जिसका पहाड़ जैसा आर्थिक दंड स्वर्गीय अपीलकर्ता के परिवार पर नहीं पड़ना चाहिए। यह ठीक इस प्रकार से है कि कोई डॉक्टर इलाज में लापरवाही करे तो बीमारी का निदान नहीं कर पाए तो न्यायालय लापरवाही करने वाले डॉक्टर यानी कि एक सर्विस प्रोवाइडर पर आर्थिक दंड लगाकर करता है, ना कि रोगी पर आर्थिक दंड लगाकर। यहाँ भ्रष्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सेवा प्रदाताओं ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर को अपने अकाउंट बुक्स दिखाए नहीं और रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर महोदय ने वो अकाउंट बुक्स देखे भी नहीं। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 दोनों के कुकृत्यों का दोषी अपीलकर्ता कैसे हो सकता है, उसके ऊपर आर्थिक दंड कैसे लगेगा। ये तो पूरा सरासर अन्याय है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्बिट्रेटर के गलत आचरण में क्रियाकलापों का पहाड़ जैसा ब्याज रूपी सजा स्वर्गीय अपीलकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा के परिवार को देना नेचुरल जस्टिस और इक्विटी के प्रिंसिपल के विरुद्ध है और यह न्याय विरुद्ध अवार्ड सिर्फ रद्द होने लायक है।